जीवन बीमा कंपनियों ने बीमा पॉलिसी की औसत वैल्यू में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का यह कहना है कि कम वैल्यू वाली पॉलिसी के बंद होने की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे में पॉलिसी को लंबी अवधि तक चलाने के लिए उनकी वैल्यू में बढ़ोतरी की गई है। जून अंत में LIC पॉलिसी का औसत टिकट साइज पिछले साल की तुलना में 23% ऊपर है। इसी तरह SBI लाइफ और HDFC लाइफ ने भी अपनी पॉलिसी का औसत टिकट साइज बढ़ा दिया है। सर, ये बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी का टिकट साइज क्यों बढ़ा रही हैं? दिलचस्प मूव है विपुल जी। बड़ा दिलचस्प है ये देखना। ये दो चीजें हैं। एक तो ये कि इंश्योरेंस में जो परसिस्टेंसी रेशियो होता है ना किसी बीमा पॉलिसी को चलाए रखने का, उसमें गिरावट आई है। आमतौर पर 13 महीने से 14 महीने के रेशियो के हिसाब से गणना की जाती है। तो कंपनियों का तर्क ये है कि जो छोटी राशि की पॉलिसी होती है उसे लोग चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, कि उनका प्रीमियम कम होता है और लोग 5-6 महीने साल भर प्रीमियम देने के बाद उसे बंद कर देते हैं। ये एक मुद्दा है। पर दूसरा बड़ा मुद्दा इसके साथ है कमीशन का, मार्जिन्स का। पॉलिसी जितनी बड़ी होती है एजेंट्स के लिए, सेलर्स के लिए उतने अच्छे मार्जिन होते हैं। तो इसे दोनों तरह से संभालने की कोशिश की है कंपनियों ने। एक तो ये कि साइज पॉलिसी का बड़ा होगा तो लोग पॉलिसी नहीं तोड़ेंगे, उसको चलाते रखेंगे और स्मॉलर टिकट पॉलिसीज खत्म की जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ यह भी है कि इससे बेहतर कमीशन आया, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी और उससे ज्यादा की पॉलिसीज पर अच्छा कमीशन आता है। पर इससे जो बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि अब सस्ती पॉलिसी, छोटी टिकट साइज की पॉलिसी धीमे धीमे बाजार में मिलना कम हो जाएंगी। यानी कि बड़ी टिकट साइज की पॉलिसी और ज्यादा प्रीमियम का दौर आना शुरू हो रहा है। ये उसकी शुरुआत है और ये बाजार को कैसे बदलेगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कम आय वाले लोग हैं वो छोटी टिकट साइज की पॉलिसी कराने में के इच्छुक रहते हैं। जी। इस बीच म्यूचुअल फंड निवेश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी के कार्यक्रम में इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक समावेश का लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब निवेश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी। सर, सेबी की कोशिशों के पीछे सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता आप क्या देख रहे हैं? अभी सेबी जो आंकड़े हमारे पास है ना, उस आंकड़ों के हिसाब से भारत में जो म्यूचुअल फंड का टोटल AUM है उसमें महिलाओं की भागीदारी केवल 33% है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हालांकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम से वो SIP चल रही हैं, उन अकाउंट्स को कोई पीछे से मैनेज करता है। तो अब सेबी की दो चिंताएं। एक तो चिंता ये है कि पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पुरुषों के हाथ में है, तो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सिक्योरिटी को मदद करने के लिए उनके लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड का धारक बनाया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि जो नया कैचमेंट आने की जरूरत है, 5.5-6 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड के यूनिक SIP हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नए बाजार को इस दायरे में लाना पड़ेगा जिनमें महिलाओं को इसके साथ जोड़ना जरूरी है। वो किस तरीके की रियायत होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योग काफी उत्सुक है इसको लेकर और हम करीब से फंड उद्योग में लोगों से बात कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर काफी सक्रियता, उत्सुकता भी है। अलग अलग तरीके के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कैसा इंसेंटिव दिया जाएगा, किस तरह से सेबी इसमें रियायत देगी, सिप करने में फंड मैनेजर्स को सेबी के पास डायरेक्ट क्या टूल्स है, ये देखना होगा। दूसरी बात एक और थी जो सेबी चेयरमैन ने कही, वो 250 रुपए की सिप को लेकर थी। उन्होंने कहा कि इसको लोकप्रिय बना के हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो 250 रुपए की सिप की चर्चा पिछले 2 साल से, 2.5 साल से है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत उत्सुक नहीं दिखते हैं, क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और टिकट साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ भी हमें लगता है आने वाले दिनों में सेबी की तरफ से कुछ प्रमुख घोषणाएं होने की संभावना है। जी। इस बीच देश के आम नागरिकों तक यात्रा के लिए हवाई सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए 9 साल पहले शुरू हुई उड़ान सेवा के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस सेवा के तहत सिर्फ 14.1 लाख लोगों ने हवाई यात्राएं की हैं, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 57% कम है। और वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो उसकी तुलना में 24% कम है। सर, ये उड़ान के तहत यात्रियों की लगातार घटने की आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? और दूसरा, ये आखिर में तमाम कोशिशों के बावजूद ये योजना चल क्यों नहीं पाई? ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है भारत के मध्य वर्ग की खपत क्षमता का, क्योंकि जो उड़ान स्कीम लाई गई थी उसमें जो 600 के आसपास, जैसा हम
आंकड़े बताते हैं शुरुआती तौर पर करीब 600 के आसपास ऐसे रूट्स थे जिन्हें इसमें जोड़ा गया था, और इसमें भी वो हवाई अड्डे या वो शहर थे जहां पर आमतौर पर रेगुलर लोग या रेगुलर बड़ी उड़ानें नहीं जाती, और इसीलिए इसका नाम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान रखा गया था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें में जो टोटल 57% के आसपास लोगों की संख्या, यात्रा करने वालों की संख्या में कमी आई है, और उड़ानें भी कम हुई हैं क्योंकि यात्री नहीं है तो एयरलाइंसेज उड़ानें भी उस हिसाब से नहीं चला रहे हैं। दो बड़ी समस्याएं, एक तो जो अनिश्चितता है इन छोटे एयरपोर्ट्स पर विमानों उड़ानों के आने में, उड़ानों के कैंसिल होने की संख्या, क्योंकि अगर पर्याप्त यात्री नहीं होते हैं तो उड़ानें लेट होती हैं, एयरलाइंस उन उड़ानों को रद्द करती, इसलिए रिलायबिलिटी नहीं है कि आप किसी छोटे शहर के लिए नियमित उड़ान उसी तरह से पा जाएंगे जैसे कि आप दिल्ली से प्रमुख शहरों के लिए पा जाते हैं कि मुंबई और बैंगलोर और कोलकाता के लिए। तो पहली चीज तो ये उड़ान निर्धारित नहीं कर पाया क्योंकि पैसेंजर्स का ट्रैफिक नहीं है, और दूसरा ये कि लागत और कॉस्ट का एक इशू था, सस्ती नहीं थी उड़ान छोटी यात्रा में, और प्रतिस्पर्धी वाहन जो उपलब्ध है ट्रेन या रोड से, उसमें में ज्यादा बेहतर रेट्स मिलते थे लोगों को, तो इसलिए इसकी सफलता अब और ज्यादा संदिग्ध हो गई है। करीब करीब 80% जो 92 एयरपोर्ट इसमें रखे गए थे जिनको जोड़ा गया था, उसमें 80% एयरपोर्ट पर बहुत न्यूनतम एक्टिविटीज हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा उड़ानें नहीं है। जी।